चलिए अपना टॉपिक शुरू करें। कैपिटल बजटिंग पे बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में। कोई क्वेरी हो? आखिरी में हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस वाला टॉपिक देखा था, तो उसमें कोई डाउट कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है? पता चला? चलो तो आगे और नया टॉपिक देखते हैं। चलिए, एक कंसेप्ट है मॉडिफाइड आईआरआर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, वही ले लेते हैं। पेज 22 पे मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, समझते हैं क्या कंसेप्ट है। चलिए, आईआरआर के बारे में तो हमने बात की। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे अपन ने कैलकुलेशन भी देखा। बेसिक मीनिंग ये था द एक्चुअल रेट एट विच रिटर्न इज अर्न्ड इज आईआरआर। और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमने एनपीवी इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट का यूज भी किया। द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो, एट दैट रेट आईआरआर विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जिस रेट पे आप डिस्काउंटिंग करके एनपीवी जीरो निकालते हो वही आपका एक्चुअल रिटर्न है, क्योंकि आईआरआर और सीओसी जिस पॉइंट पे इक्वल होते हैं उस पॉइंट पे एनपीवी जीरो होता है और पीआई रेशियो 1 के बराबर होता है। ये हमने बात की थी। अब यहाँ जो टॉपिक है दैट इज मॉडिफाइड आईआरआर, और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जो एक सम आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मॉड्यूल का ही सम है, और अभी दिसंबर 25 के पेपर में सेम क्वेश्चन आपको पूछा है। जो नीचे बॉक्स में दिख रहा है ना 120, 80 सब कैश फ्लोज दे रखे हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अभी पेपर में रिपीट हो गया, दैट इज मॉडिफाइड आईआरआर। सेम सम पूछ लिया, तो ऐसा भी होता है। अब कंसेप्ट प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे कैलकुलेशंस इन्होंने दिए मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, लॉजिक है। अगेन बात तो वही हो रही है, एनपीवी आईआरआर की ही बात हो रही है, बट ये मॉडिफाइड आईआरआर में क्या नया अप्रोच उन्होंने ऐड किया जो आईआरआर में नहीं था, वो हमें देखना है। अब कैश फ्लोज देख लो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बोला हुआ है श्रीवास्तव लिमिटेड एक कंपनी है, वो लोग प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन कर रहे हैं और आपको कुछ कैश फ्लोज बताया गया है। चलिए, ये कुछ कैश फ्लोज है, और जो डिस्काउंटिंग रेट कंसिडर करने के लिए बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट, वो है 15% पर एनम। अब समझते हैं कि सम में बोलना क्या चाह रहे हैं एंड व्हाट इज एग्जैक्टली मॉडिफाइड आईआरआर। अभी तक हम जब आईआरआर या एनपीवी कैलकुलेट कर रहे थे तो भी ऐसा डेटा हमारे पास होता था। जीरो ईयर में आज हमें कुछ कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये भी इन्वेस्टमेंट ही है बट नॉट इनिशियल, बट आफ्टर 1 ईयर। कितनी बार प्रोजेक्ट्स में जरूरी थोड़ी है कि रियल लाइफ में आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सारा इन्वेस्टमेंट डे 1 पे एक साथ हो जाता है। अपने कैफे का एग्जांपल ले रहे थे, टर्फ का एग्जांपल ले रहे थे, रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले रहे थे। तो कैफे आपने जिस दिन स्टार्ट करने का सोचा, जिस दिन ये डिसीजन फाइनल किया और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया 40 लाख रुपए, तो एक साथ 40 लाख रुपए किसी को दे दिए और इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसा होता है? या फिर हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे पेमेंट करेंगे? भाई आज जगह प्रीमाइसिस ली है तो कुछ डिपॉजिट दिया होगा, फिर जब इंटीरियर का काम शुरू कराएंगे तो वेंडर्स को अलग अलग टाइम पे करेंगे, फर्नीचर एड ऑन कराएंगे तो उसका पेमेंट करेंगे, एसी लगवाएंगे तो उसका पेमेंट करेंगे। तो पैसा तो अपन थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइम गैप पे करते हैं, एक साथ तो पे करते नहीं। तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में सारा इन्वेस्टमेंट डे 1 पे हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब समझ में भी आपको ये चीज कहीं ना कहीं कैश फ्लोज के इफेक्ट में दिख सकती है कि यहाँ पे 120 का आउटफ्लो 0 पॉइंट पे है आज है, और 80 का आउटफ्लो 1 साल के बाद है। तो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी डिस्काउंटिंग होगा। ये आज की वैल्यू और इसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि रियल टाइम में आज के टर्म्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। एक बार कैलकुलेट कर लो, डिस्काउंटिंग रेट आपके पास है
इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना है, बिकॉज दिस इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू इन टोटल। 120 तो प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, लेकिन 80 लाख जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है, तो उसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लाएंगे तो कितना बनेगा। इसको 1 साल से डिस्काउंट करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। 80 डिवाइड बाई 1.15, सिंपल। 15% का डिस्काउंटिंग रेट, 1 साल से डिस्काउंटिंग करना है। पॉइंट में है कुछ 56 ले लेते हैं एक बार। टोटल हो गया 189.56। ये रुपीज इन लैक्स दिया है, थाउजेंड है, कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला, अपन लैक्स में मान लेते हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम में देते हैं सब में, बट यहाँ कुछ नहीं बोला है तो जैसा है वैसा रहने दो। अज्यूम वैसे करना नहीं चाहिए, पेपर में अगर 120 180 जो भी रखा है तो अपने भी ऐसे ही लिखेंगे, पीछे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ रुपीज लिख सकते हैं, उतना है। बट 189 रुपीज में इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाएगा, तो अपने लैक्स में मान लेते हैं। 189.56 ये आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू है। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारा 0 डेट पे नहीं हुआ है, कुछ उसके बाद फ्यूचर में भी हुआ है। यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, वो तो आगे कुछ भी समय बना के दे सकते हैं। तो जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू आपका यहाँ पे आ चुका है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो, ऐसा मान सकते हैं। तो ये एक अमाउंट आ गया। आगे की स्टोरी समझो। ये सब जो है वो आपके कैश इनफ्लोज आने स्टार्ट हो गए। अब अगर आपको एनपीवी निकालना हो तो एनपीवी वाले केस में आप क्या करते हो, इन सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हो, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो और आपका आंसर आ जाता है। तो एक बार एनपीवी निकाल के दे सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपके पास, ये रेट्स दे रखे हैं, एनपीवी निकाल के दो मुझे। डेटा तो सारा आपके सामने ही है। इसको डिस्काउंटिंग 2 साल से करेंगे, इसको 3 साल से करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेशन पता चल रहा है? इसको डिस्काउंटिंग 2 साल से करेंगे, ये होगा डिवाइड बाई 1.15 रेज टू 2, ये होगा डिवाइड बाई 1.15 रेज टू 3, ये होगा डिवाइड बाई 1.15 रेज टू 4, ऐसे चलेगा। ये सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। जो भी वैल्यूज आएंगी वो सब प्रेजेंट वैल्यूज होंगी, फिर उन सबको प्लस करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे। अभी तो मैं मॉडिफाइड पे जा ही नहीं रहा हूँ, अभी तो अपना नॉर्मल सिर्फ एनपीवी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आगे क्या वैल्यू आ रही? 201.92।
ये आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। बाकी सबका आ रहा है? हाँ, पॉइंट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो 201 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो चलेगा। ये इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये आपका इनिशियल जो कैश आउटफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। दोनों का डिफरेंस लोगे तो एनपीवी मिल जाएगा 12.33। दिस इज योर एनपीवी। तो पर अभी बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। अब अगर एनपीवी आ गया है तो हम एक पॉइंट पे आईआरआर भी निकाल लेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईआरआर के लिए हम क्या करेंगे, वो रेट ढूंढेंगे जिसपे आपका एनपीवी इक्वल टू 0 हो जाए। ये वापस एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया है 15%, 15% पे एनपीवी आया है पॉजिटिव। तो अब अगर आपको आईआरआर ढूंढना है तो आईआरआर से ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा, ये देख के कुछ आइडिया आ रहा है? आईआरआर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज आपका कॉस्ट 15% है, उसमें आप कुछ बचा रहे हो, तो इससे ज्यादा ही कमाया होगा तभी तो बचा रहे हो। तो आपका आईआरआर जो है वो इससे कुछ ना कुछ हायर रेट पे आ रहा होगा। अब अगर वो आईआरआर ढूंढना है तो एक बार ढूंढ के देख सकते हैं कितना आएगा, पर इसमें थोड़ी मेहनत हो जाएगी। रुक ये क्योंकि कैश फ्लोज अलग अलग है ना, आपका सीएफएटी नहीं है। हाँ, तो रहने दो, मत करो। अगर आईआरआर जाएगा तो 15 प्लस ही जाएगा, वो 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 16 पॉइंट समथिंग हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो चलो वो तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये मॉडिफाइड आईआरआर क्या है वो अब समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं वो नए कंसेप्ट पे जा रहा हूँ, व्हाट इज मॉडिफाइड आईआरआर। देखो बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट है और आईआरआर में चीज पे डिस्कशन हुआ नहीं था, जबकि होना चाहिए। ये जो कैश फ्लोज है आप इस पे ध्यान देना, कैश इनफ्लोज। अब आप समझो अपने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर ये डेटा है जो भी हमने एस्टिमेट निकाला होगा, ये आज हमने आउटफ्लो कर दिया, ये वाला 1 साल बाद हम आउटफ्लो करेंगे, सेकेंड ईयर से पैसा आना शुरू होगा। ये जो 20 लाख सेकेंड ईयर पे आएगा हमारे पास, उस 20 लाख का आप करोगे क्या? उसको खर्च कर दोगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे, या वो एज इट इज रहेगा? रीजन भी हमारा प्रोजेक्ट जो है ना 6 साल का है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये वाला 20 लाख जो आपको आज मिला है, यहां तक आप उन पैसों का क्या करोगे? कहीं इन्वेस्ट करोगे या फिर वो लॉकर में ऐसा कैश के बंडल बना के रख दोगे? कहीं तो इन्वेस्ट ही होगा ना। तो अगर हम पूरा प्रोजेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ तक रिटर्न मिल रहा है, तो इन बिटवीन ये जो रिटर्न मिल रहे हैं वो सारे रिटर्न भी तो मैं कहीं री इन्वेस्ट तो कर ही रहूंगा ना। ठीक है, हर साल जो बिजनेस में से पैसा कमाता हूँ उसको खर्च थोड़ी ना कर देता हूँ, या कोई नोटों के बंडल बना के मैं तिजोरी में तो रखूंगा नहीं कि उतने के उतने ही रहेंगे। कहीं ना कहीं मैं उसको री इन्वेस्ट तो करूंगा, एटलीस्ट बैंक अकाउंट में तो रखूंगा। सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, एफडी करवा दूंगा तो कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये कैश फ्लोज जो आ रहे हैं पॉजिटिव वाले, यहाँ तक उन पैसों का क्या होता है, इस ड्यूरेशन के बीच में इन सब पैसों का क्या हो रहा है, उसके ऊपर अपन अभी तक कोई बात नहीं की। बट रियल लाइफ में तो ऐसा होगा कि अगर मैं इस पॉइंट तक जा रहा हूँ तो मैं ये वाला पैसा यहीं पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, और उसको इन्वेस्टमेंट को मैं कब तक होल्ड करूंगा? यहाँ तक होल्ड करूंगा, प्रोजेक्ट के एंड तक मैं वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करूंगा। तो इन पैसों पे भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट होगा। फिर इन पैसों पे इसको भी इन्वेस्ट करूंगा मैं, कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में रखूंगा, एफडी करवाऊंगा, तो इस पे भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट होगा। सेम चीज इस पे भी होगी, सेम इस पे भी होगी, सेम इस पे भी होगी। वो पॉइंट हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया। अब मॉडिफाइड आईआरआर बोलता है कि भाई ये कंसिडर करो, ये रियल सिनारियो में तो ये कंसिडर होना ही चाहिए। अब इसका टाइमलाइन प्रॉपर बना लेते हैं वापस से, यहाँ पे फिर वो रिलेट नहीं होगा। ये वाले नंबर्स बता दो ना क्या थे? 20, 60, 80, 101। अच्छा, ओके। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं ना, हर चीज को डायरेक्टली से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जा रहे हैं और कैलकुलेशन करके एनपीवी निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। डेटा के लिए अगर आपको बता दूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% पर एनम है। सम थोड़ा अच्छा बन सकता था अगर उन्होंने री इन्वेस्टमेंट का आपको अलग रेट दिया होता। समझ में आता है? डेफिनेटली आएगा। इस सम में नहीं है तो फिर आंसर मैच नहीं होगा, तो मैं चेंज नहीं करा रहा हूँ। इसमें हम यही मान के चल रहे हैं कि यही 15% जो है वो आपका री इन्वेस्टमेंट का रेट है। री इन्वेस्टमेंट रेट एग्जाम में अलग अलग हो सकता है और होना ही चाहिए, तो सब में मजा आता है। मतलब ये जो 20 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिला, अगर आज ही आप उसको इन्वेस्ट कर दो तो बैंक आपको कितना रिटर्न देगा? कुछ अलग रेट दिया हो सकता है, यहाँ 15 मान के चल रहे हैं। एग्जाम में हो सकता है कि आपको अलग से रेट दिया हो, 12% पर एनम, 11% पर एनम, 10% पर एनम, कुछ भी, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी वो पॉइंट है नहीं। तो ये 20 लाख अगर मैं इसी पॉइंट पे
इन्वेस्ट कर देता हूँ या री इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे इसमें 15% पर एनम का ब्याज मिलेगा। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड तक मैं पैसा इन्वेस्टेड ही रखूंगा, तभी मुझे मेरा रियल रिटर्न पता चलेगा वैसा है। अगर मैंने इसको इन्वेस्ट नहीं किया तो ये पैसा भी तो पड़े पड़े डिप्रिशिएट हो रहा है, नुकसान ही जा रहा है उसमें। ये वाला 60 लाख जो है इसको भी मैं री इन्वेस्ट करूंगा, इसको भी री इन्वेस्ट करूंगा, इसको भी करूंगा, और ये तो लास्ट डे पे ही है, तो ऐसा री इन्वेस्टमेंट करके उस पर कुछ रिटर्न जनरेट होगा नहीं। मॉडिफाइड आईआरआर ये बोलता है प्रेजेंट वैल्यू पे बाद में जाओ, पहले इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो, समथिंग न्यू। इसको यहाँ पे लेके जाने से पहले आप यहाँ पे लेके आओ और फिर आप देखोगे क्या हो रहा है। बात समझ आ रही? तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस चीज को आप यहाँ पे लेके आओ फ्यूचर वैल्यू के पॉइंट, इसको भी यहाँ पे लेके आओ, इसको भी यहाँ पे लेके आओ, इसको भी यहाँ पे लेके आओ, और ये तो यहाँ पे है ही। समझ आ रहा है? तो पहले आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन्होंने री इन्वेस्टमेंट का कोई दूसरा रेट दिया तो नहीं है, मेरे ध्यान में तो नहीं है, नहीं। एक्चुअली वहां पे थोड़ा सम का मजा खत्म हो गया, आपने बाद में रेट चेंज करके भी ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। इसमें क्या हो रहा है, वही रेट पे फ्यूचर वैल्यू, वही रेट पे डिस्काउंटिंग, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन अलग रेट होता तो मजा आता। बट चलेगा अभी, एनीवे इतना इशू नहीं है। अब इसकी फ्यूचर वैल्यू अगर इस पॉइंट पे निकालनी है तो निकाल सकते हैं क्या? ये अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पड़ा है तो वी नो कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है। फ्यूचर वैल्यू निकालने का अपना फॉर्मूला वही था जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, P इंटू 1+i⁴n, ये बेसिक फॉर्मूला था। एन्यूटी नहीं, बेसिक खाली कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यही तो है फ्यूचर वैल्यू। अब इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1+i⁴n, हो गया। यही फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। अब इस फॉर्मूला का यूज करके आप इन सब की फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 20 की फ्यूचर वैल्यू निकालने जाओगे 15% के रेट पे, तो कितने साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा इसमें? 1 2 3 4, ठीक है, 4 साल का। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए 20 इंटू 1.15⁴, ये लोग इसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, अपन बोल रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वैल्यू आ रही है मुझे बताना नहीं, यहाँ पे 34.98 आ रही है बाकी लोगों की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये 60 की फ्यूचर वैल्यू 104.9, फिर ये 80 की फ्यूचर वैल्यू, इसमें 2 साल का ब्याज लगेगा, मिलेगा मतलब 80 इंटू 1.15⁵2, बोलो ना क्या हुआ? ये फॉर्मूला है, इस पे रखना है आपको। 100 की वैल्यू 60 की अलग, 1 साल ज्यादा गिन लिया, 3 साल का गिनना, चेक कर लो, आराम से गिनो। जल्दी गिन के गलत गिनोगे तो दिक्कत है, फिर ये भी गलत होगी। क्या गिन रहे हो? और ये लास्ट वाला तो सेम ही रहेगा। समझ आ गया? ये हो गई सारी टर्मिनल वैल्यूज। बोलो, पता चल रहा है? अब इन सब का टोटल 467.03। चेक कर लो बाकी सबका आ रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर है? तो ये जो है, ये वाला कंसेप्ट ये नया ऐड हुआ मॉडिफाइड आईआर वाले में, जो पिछले केस में नहीं था, ठीक है। ये स्टोरी है। अब एक पार्ट ये था, मैं जो काम का नहीं हुआ ऐसे हटा रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुमने देखी।
ये कितना था 189 पॉइंट जो मैंने निकाला था प्रेजेंट वैल्यू, देखो 56। ठीक है, अब देखो ये इनिशियल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और ये आपके CFAT या जो भी है उनकी टर्मिनल वैल्यू। अब हमें अगर एनपीवी पे जाना हो तो एनपीवी पे जाने के लिए तो दोनों सेम पॉइंट पे होने चाहिए। ये अमाउंट और ये अमाउंट डायरेक्टली तो कंपेयर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 6 साल बाद की वैल्यू है, ये आज की वैल्यू। अब अगर आपको एनपीवी निकालना तो क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो अमाउंट है ना इस पूरे को यहाँ लेके आना पड़ेगा 0 पॉइंट पे, इसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग करोगे तो कितने साल से करोगे, 6 साल से। रेट क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। तो इफ यू आर गोइंग फॉर एनपीवी, तो एनपीवी पे जाने के लिए आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। तो जो टर्मिनल वैल्यू आ रही है 467.03, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा एट 15% फॉर 6 ईयर्स। देखो क्या वैल्यू आ रही है, हम सब गलत गिनते हैं। 1080 कहाँ से आ रही है, इससे कम वैल्यू आएगी ना। 467 को डिस्काउंट करोगे तो 1080 थोड़ी जाएगा। आया 201.90। पहले भी तो यही आ रहा था ना, पहले भी तो यही आ रहा था। पता है ऐसा क्यों हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। उसी रेट पे फ्यूचर निकाला, उसी रेट पे प्रेजेंट निकाला, फायदा क्या होगा, समझ आ रहा है। जितने भी इंटरेस्ट लगाया उतने पे डिस्काउंट करोगे तो वापस वहीं आ जाओगे। मैंने इसलिए आपको पहले वाला नॉर्मल गिनवाया टैली करवाने के लिए कि फायदा कुछ नहीं हो रहा। और क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनते बनते कैसे रह गया उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने इसलिए पहले नॉर्मल एनपीवी गिनवाया जबकि जरूरत नहीं थी। मैं डायरेक्टली ये गिनवाता, अभी आपका आंसर आता टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है, 201.90। सामने आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो इसमें से एनपीवी आ जाएगा, वही आएगा। एनपीवी 12 पॉइंट कितना आ रहा था, 33। सेम ही तो आ रहा है। ये सेम क्यों आ रहा है पता है, इतनी मेहनत वेस्ट क्यों है। मेहनत वेस्ट होने का रीजन है कि दोनों रेट सेम है, फायदा ही नहीं हुआ ना कुछ। पहले 15% पे ब्याज जोड़ा, फिर 15% पे डिस्काउंट करके वापस ले आए, तो ये सब करके मतलब क्या निकला, समझ आए। अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब री इन्वेस्टमेंट का रेट अलग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट अलग हो, तभी क्वेश्चन का कुछ मतलब बनता है। ये आपको मेरे बात टैली करा दी। जो पहले आपने गिना नॉर्मल एनपीवी, तो हुआ क्या वो समझ आया। पहले आप है ना इसको उठा के यहाँ लेके गए, कैसे लेके गए, 4 साल का ब्याज जोड़ा, फिर उसको उठा के यहाँ पे लेके आ गए, 6 साल डिस्काउंटिंग किया, तो नेट तो 2 साल डिस्काउंटिंग ही किया आपने। यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली नेट 2 साल डिस्काउंटिंग कर दिया था। बात सेम ही आने वाली, आंसर अलग आएगा भी नहीं। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। पहले मुझे इसको यहाँ लेके जाना था, एट दी एंड तो यही था, बट पहले मैं इसको यहाँ लेके गया, फिर मैं वापस यहाँ से घुमा के यहाँ लेके आया, तो आया तो यहीं पे ना। वो अमाउंट सेम क्यों आ रहे हैं, बिकॉज रेट सेम यूज किया अपन ने। आप जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना री इन्वेस्टमेंट का रेट लगाओगे तो बचाया क्या, जितना कॉस्ट है उतना ही ब्याज मिला, तो बचत तो जीरो हो गई, यहाँ प्रूव हो ही रहा है। तो यहाँ पे ये जो मॉडिफाइड IRR का कंसेप्ट है, अभी आपको सिर्फ इसमें कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमने किया क्यों, रीजन समझना है। आंसर एट दी एंड वही आया, उसका रीजन है कि रेट सेम ले लिया। अब यहाँ पे अगर दोनों रेट अलग अलग होते तो डेफिनेटली आपको इसमें डिफरेंस दिखता, क्योंकि पता है क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट करके इस पे जाते हैं तो किसी और रेट से अपन कंपाउंडिंग करते हैं। मैंने आपको मान लो क्वेश्चन में दे दिया होता है कि भाई री इन्वेस्टमेंट का रेट जो है ना 16% है, तो जब आप ये 20 को यहाँ पे लेके जाते हैं तो आप 15% पे नहीं लगाते, आप 16% पे कंपाउंडिंग करते हैं, तो ये वैल्यू कुछ ज्यादा आती ना, तो ये नंबर कुछ बड़ा आता। फिर जब इसको डिस्काउंट करके वापस लेके भी आते तो 15% पे डिस्काउंटिंग होता, तो 16 का ब्याज कमाया और 15 की कॉस्ट लगाई, तो ये जो बचत होती ये कुछ ज्यादा होती, 201 पॉइंट समथिंग से ऊपर होती, तो आपका एनपीवी भी बेटर आता या सही आता, और उससे IRR पे भी फर्क पड़ता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इन्होंने ये रेट सेम दे दिया ना, उस वजह से ये सब मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली बात वही है। अब क्योंकि मॉडिफाइड IRR एग्जाम में पूछा है, आप ये किए बिना अगर ये आंसर लेके आ गए टेक्निकली तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि मॉडिफाइड IRR में आपको इन सारे कैश फ्लोज की टर्मिनल वैल्यू निकालनी होती है, आपने नहीं निकाली, आपने सीधा सीधा ये वाला कैलकुलेशन कर दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, क्योंकि चेकर को ये लगेगा कि आपको मॉडिफाइड IRR का कंसेप्ट पता ही नहीं है, टर्मिनल वैल्यू आपको पता ही नहीं, आपने तो सीधा नॉर्मल एनपीवी निकाल दिया। ये सम नंबर वाइज सही होके भी कंसेप्ट वाइज रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स चले जाएंगे। अब जितने लोग एग्जाम में एनपीवी डायरेक्ट निकाल के आए होंगे, आई डोंट थिंक उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि किसी ने कंक्लूजन भी नहीं लिखा होगा। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये करके आता है और नीचे एक नोट लिखता है
कि बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड री इन्वेस्टमेंट रेट आर इक्वल, देर इज नो पॉइंट ऑफ फाइंडिंग टर्मिनल वैल्यू एंड डायरेक्ट एनपीवी विल ऑल्सो बी सेम। तो चेकर को क्या लगेगा कि इसको कंसेप्ट पता है, इसने मजदूरी नहीं की, एक स्टेटमेंट लिख दिया और कैलकुलेशन शॉर्ट में दिखा दिया, उसको मार्क्स मिल जाएंगे। बट ये किसी को स्ट्राइक ही नहीं हुआ होगा कि ये सेम चीज़ है, तो कोई गलती में ये करके आ गया होगा क्योंकि उसको वो वाला कंसेप्ट ही नहीं पता है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही? तो बहुत सोच समझ के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। अब बोलो ये कंसेप्ट क्या है वो क्लियर हो। अभी अपने आगे बढ़ रहे, मॉडिफाइड आईआरआर पे हम गए नहीं है, लेकिन अभी हमने ये किया कि जितने भी कैश फ्लोज हैं इन सब की टर्मिनल वैल्यू निकाली इन्वेस्टमेंट करके, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए और उसको फिर इससे कंपेयर करके एनपीवी निकाल लिया, तो अपना एनपीवी आ चुका है। अब मेरा पॉइंट ये है कि हमें निकालना है आईआरआर या मॉडिफाइड आईआरआर। तो कैसे कैलकुलेट करें पता चलेगा। तो आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए तो हम ये देखते हैं द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0 इज आईआरआर, यही होता है। हमने अभी क्या किया, इसको डिस्काउंट किया, यहाँ पे लेके आए और इससे कंपेयर किया। तो हमें एक ऐसा रेट देखना है कि भाई 15% के बदले जिसपे एनपीवी इक्वल टू 0 आ जाए। डेटा वापस से लिख देते हैं, थोड़ा जितना नेसेसरी उतना लिखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो ये है आपका 189.56, जो आपके टर्मिनल वैल्यू है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ये आपकी आ रही थी 467.03। हमने क्या किया, एनपीवी निकालने के लिए इसको डिस्काउंट किया और यहाँ पे लेके आए। कितने रेट पे लेके आए? 15% पे, तो एनपीवी पॉजिटिव आया। अब 15% पे एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब है कि मेरा एक्चुअल रिटर्न तो 15% से ज्यादा है, तो मुझे वो डिस्काउंटिंग रेट चाहिए जिसपे एनपीवी इक्वल टू 0 हो जाए। समझ आ रहा है? कैलकुलेशन वही करना है, मिसिंग फैक्टर जो होगा वो आपका डिस्काउंटिंग रेट होगा। अभी आपने कैलकुलेशन में क्या किया था, आपने किया 467.03 डिवाइड बाई 1.15 रेज टू 6 माइनस 189.56 और फिर आपको आंसर मिला 12.33, यही किया आपने। अब मुझे आंसर चाहिए 0, तो मैं डिस्काउंटिंग रेट क्या लूं, ये क्वेश्चन है। तो इसको प्रेजेंट करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे दिखेगा कि भाई 467 को मैं क्या रेट से डिस्काउंटिंग करूं 6 साल के लिए, कि जब उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस हो तो आंसर आ जाए 0, एनपीवी शुड बी 0, यही तो होता है। ठीक है, अब ये है आपका इक्वेशन और इस इक्वेशन में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ आए? कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 467.03 अपॉन 1 प्लस एक्स परसेंटेज रेज टू 6 इज इक्वल टू 189.56। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 467.03 डिवाइड बाई 189.56 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स परसेंटेज रेज टू 6, ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब इसको आप डिवाइड करोगे तो फैक्टर मिल जाएगा। देख लो फैक्टर क्या है, सेम ही आना चाहिए, दोनों नंबर सेम लोगे, दोनों कैलसी पे आंसर सेम आएगा। एक आंसर बताओ आपस में, देखो। यहां तक पहुंच गए। अब ऐसा है कि आपको x की वैल्यू निकालने के लिए अगर आगे बढ़ना हो तो आपको रूट निकालना पड़ेगा। ये 6th पावर है, तो टेक्निकली आपको इसका 1/6 रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके वो पावर वहां से हटेगा। अब 1/6 रूट कैलसी पे तो मिलेगा नहीं, तो एक ऑप्शन होता है जो ट्रिक होती है जिससे हम कोई भी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो एक ट्रिक तो है। दूसरा ऑप्शन अगर यहाँ पे लगाना है तो ट्रायल एंड एरर, एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, वही हो सकता है। जो इंटरपोलेशन कर रहे थे ना आईआरआर में, वही वापस यहाँ पे भी करना है। अब मुझे पता है कि मेरा आंसर 15% से तो ऊपर ही होगा, तभी तो एनपीवी पॉजिटिव था। 16 रख के देखता हूँ क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे आप 16% लेते हो और वैल्यू इसके बराबर आ जाती है तो आंसर 16% है, इससे मैच करना है, उस तरीके से होगा। एक बार 16% रख के देखो, 16% पे आपका आ रहा है 2.436, हमें तो चाहिए 2.46, और 16% पे भी आप यहाँ तो नहीं पहुंचे। 17 ट्राई करो, आगे तो नहीं जाएंगे। हाँ तो आगे तो जाएंगे, एक बार करो तो सही, इसको क्रॉस करके तो आगे जाना है। 17% पे क्या आ रहा है? 2.56
2.565 आगे चले गए ना, अपना पॉइंट क्या था 2.46, तो आपका आंसर 16 और 17 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। नहीं एग्जैक्ट हाफ तो नहीं होगा ना, क्योंकि गैप ज़्यादा है। अब देखो वही इंटरपोलेशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे ना, काम हो जाएगा समझो। 16% पे वैल्यू है 2.436, 17% पे वैल्यू है 2.565, आपको चाहिए 2.46, तो ये कितना होगा वो गिनना है, बीच में ही कहीं होगा ना। वही रेशियो प्रपोर्शन कर ले तो हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर ये टोटल गैप, याद करो IRR में यही तो कर रहे थे, 16% 17%, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। हमें 16 से यहाँ पे जाना है, ये टोटल गैप जितना है उसमें से इतना गैप चलना है, प्रपोर्शन ले लो कितना प्रपोर्शन है, ये डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना है, प्रपोर्शन ले लो। ये वाला ठीक है, तो डिस्टेंस ना 9.92, और ये वाला हाँ यहाँ से यहाँ तक का बता रहे हो ना, ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा। ये वाला 4.896, नहीं 4 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता, 0.0 समथिंग होगा, ये भी गलत ही लग रहा है। अरे सीधा सीधा माइनस करो ना कैलसी पे, कहाँ इतना सोचना है, परसेंटेज थोड़ी निकाल रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में भी इतना दिक्कत है, क्या करते हैं? 0.129। हाँ ये थोड़ा समझ आया। ये वाला इसका गैप करो 2.46 माइनस 2.436, 0.024। अब ये रेशियो निकल जाएगा, टोटल इतना डिस्टेंस है ना, हमें इतना ही चलना है, कितना हो रहा है खाली डिवाइड करना है। 0.186, 0.19 भी कर सकते हैं, परसेंटेज में है तो 16% से यहाँ तक चलेंगे, 16% प्लस 0.186, तो आपका आंसर आ गया 16.186। परसेंटेज को 2 डेसिमल तक लेना है तो 16.19 कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ये 6th रूट निकाले बिना काम हो गया। 6th रूट फाइंड करने में कैलसी पे होता नहीं है, वो एक अप्रोक्सीमेशन का तरीका है, उससे कर सकते हैं, पर थोड़ा वो अगेन अलग लेंथी मेथड हो जाता है। उसके बदले आप ये यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो, वो अलग बता दूंगा, बट अभी इससे काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो रेट आया आपका, दिस इज योर मॉडिफाइड IRR। इस रेट पे आपने एक्चुअल में पैसा कमाया, बट यहाँ मॉडिफाइड का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वो री इन्वेस्टमेंट का रेट सेम था। इसीलिए आप अगर IRR भी निकालते तो भी यही आता, मॉडिफाइड IRR निकाला तो भी यही आया, मेहनत ज़्यादा हो गई इसमें, आंसर सेम ही आना था वैसे। अब यही सम अगर हम कोई और रेट से करेंगे तो डेफिनेटली आपको कैलकुलेशन में डिफरेंस पता चलेगा। बोलो यहाँ तक बात समझ आ रही? कुछ पता चला क्या किया? अब बता देता हूँ, वो ट्रिक भी समझा देता हूँ। अरे यहाँ तक का देख लो, ये क्लियर है। रूट वाली ट्रिक भी बता देता हूँ, उसमें कुछ स्टेप्स है वो भी याद रखने पड़ेंगे, कैसे करना है समझा देता हूँ। चलो देखते हैं। वैल्यूज ये यूज कर लेते हैं, या पहले कोई और वैल्यूज करवाता हूँ तो समझ आएगा। कोई भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 5th रूट, 10th रूट कुछ भी निकालना हो तो कैलसी पे कुछ स्टेप्स करके हम अप्रोक्सीमेटली वो काम कर सकते हैं। अपने पहले नंबर अज्यूम कर लेते हैं ताकि टैली हो जाए। जैसे 5 का क्यूब है 125, तो हम इसको यूज करते हैं। 125 को यूज करके देखते हैं 5 आता है कि नहीं आता है। वैसा आप कैलसी पे ले लो 125, थोड़े स्टेप्स हैं और थोड़े अजीब से स्टेप्स हैं, मैं बता देता हूँ फिर आप देख लो। तो पहले आपको 125 लेना पड़ेगा कैलसी पे। उसके बाद जो स्क्वायर रूट का बटन है वो आपको 10 बार प्रेस करना है। ठीक है, फिर कुछ वैल्यू आ रही होगी 1 पॉइंट समथिंग, है ना। अब उसमें से आपको 1 माइनस करना है, कर दिया। अब कुछ वैल्यू आ रही होगी 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब है आपको कौन सा रूट निकालना है। एक्चुअली में तो अपने को क्यूब रूट निकालना था,
तो क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालना है, यू विल डिवाइड द रिजल्ट बाई 3। ये 3 हर बार फिक्स नहीं है। अब जैसे अपने सम में अपने को 6th रूट निकालना था, तो वहां हम करते हैं डिवाइड बाई 6। हमें यहाँ पे निकालना है क्यूब रूट, तो हम कर रहे हैं डिवाइड बाई 3, तो अपने वो सम भी गिन लेंगे। अब जो भी आपकी वैल्यू है वो भी 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी। अब यहाँ से अपने को जाना है रिवर्स। रिवर्स मतलब जिस रास्ते से आए थे वापस जाना है। हाँ, ये जो अपन ने किया था ना -1, उसके बदले अब करना पड़ेगा +1। जो आपकी वैल्यू आ रही है उसमें कर दो +1 किया। अब इसके पहले क्या किया था, स्क्वायर रूट 10 बार। अब करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग 10 बार। स्क्वेयरिंग कैसे होता है, इनटू इक्वल टू। तो क्या ध्यान से गिनना कि 10 बार हो, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। इनटू इक्वल टू करते जाओ 10 बार। आगे अप्रोक्सीमेटली 5 आया। इनटू इक्वल टू करते जाओगे तो 5 पे पहुंच जाओगे वैसा। अब यहाँ तो आंसर पता था 5 है, इनटू इक्वल टू करते 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 वहां तक पहुंच गए। बट एक्चुअल में अगर एग्जाम में कोई और नंबर होगा तो 10 बार प्रॉपरली किया कि नहीं गिनना पड़ेगा। एक भी बार आगे पीछे हो गया, वैल्यू गलत आ जाएगी, आगे का आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा वैसा। तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। अब ये जो हमने 10 बार स्क्वायर रूट किया ना, आप बोले सर आंसर 5 से थोड़ा दूर लग रहा है, तो बहुत दूर है आपको ऐसा लग रहा है, तो 10 बार के बदले 20 बार करो तो और पास लगेगा आंसर आपको। समझ आ रहा है? जितने टाइम्स आप ये स्क्वायर रूट और स्क्वेयरिंग करोगे ना, उतना आपका आंसर एक्चुअल आंसर के नियर बाई होगा। अप्रोक्सीमेशन कम हो जाएगा, यहाँ आपका अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत रहेगा। बट हम 10 बार एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। आप 12 बार भी कर सकते हो, यहाँ 12 बार करोगे तो यहाँ भी 12 बार हो जाएगा, यहाँ 15 तो यहाँ 15 हो जाएगा, वहाँ 20 वहाँ पे 20 हो जाएगा, आपकी मर्जी है। ये ट्रिक से हम कोई भी रूट निकाल सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी नंबर आ जाए। अब अपना जो नंबर था वो कुछ ऐसा था 1 + x% raised to 6 इज इक्वल टू 2.46। अब हमें चाहिए था 2.46 का 6th रूट, ताकि अपने को वैल्यू मिल जाए। यही करना था, 6th रूट निकालना था। अब 2.46 का 6th रूट निकालना है, सेम स्टेप से करके देखो क्या होगा। ये तो सब सेम ही रहेगा, खाली यहाँ डिवाइड बाई 6 आएगा, उतना ध्यान रखना, ये चेंज हो जाएगा। आप निकाल के देखो, आंसर तो आपको पता ही है, सही आ रहा है गलत आ रहा है पता चल जाएगा। 16.2 आना चाहिए ना अपना फाइनल आंसर। वन 1.1618 या 1.162 ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो वो जो भी आपका आ रहा है 1.16, वो इसकी वैल्यू है ना। 1.16 इज इक्वल टू 1 + x%। अब ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे x% की वैल्यू निकालने के लिए, तो 0 को अब परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करना है ऐसे, अपन ने आगे के डेसिमल आपने लिखे होंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देख लो टैली हो रहा है। तो अब ये ट्रिक है स्क्वायर रूट वाली, तो आपको ऐसे करना है तो ये भी ठीक है, नहीं तो फिर वो जो मैंने इंटरपोलेशन वाली बताई थी वो भी ठीक है। अब देख लो दोनों में से कौन सी आपको जम रही है, कोई एक तो जमनी चाहिए, दोनों ही नहीं जम रही तो फिर रास्ता नहीं है। बोलो ठीक है, तो पहले वाली ट्रिक है वो भी यूज कर सकते हैं, जिसको जो समझ में आया कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आया क्लियर वो? ठीक है, तो ये है आपका मॉडिफाइड IRR। अब देखो ये सब में क्योंकि रेट ही सेम है तो मजा नहीं आया, मेहनत करके भी आंसर में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। बट आपके पास नंबर्स है, आपने पूरा सम गिना है कि टर्मिनल वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं। अपन यही सम सॉल्व करेंगे लेकिन विथ अ डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट, ताकि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो, तो आपको इसकी जरूरत समझ में आए कि क्यों किया ऐसा फालतू में। जब रेट ही सेम है तो कोई सेंस बनेगा नहीं। अपने यही डेटा यूज करेंगे, क्योंकि मैं कैश फ्लोज नए बनाने जाऊंगा ना तो वो कंफ्यूजिंग लग सकता है या उसमें मिस्टेक आ सकती है, वो फिर मेरे को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। यही कैश फ्लोज रखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चेंज कर रहा हूँ कि जो री इन्वेस्टमेंट रेट है उसको अपने कर देते हैं रिवाइज। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, उसको 15% ही रखते हैं। री इन्वेस्टमेंट का रेट जो है ना वो कर देते हैं 18%, कि जब मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 18% ब्याज मिल रहा है, और जब मैं कॉस्ट पे उठा रहा हूँ तो मुझे 15% कॉस्ट देना पड़ रहा है। अपन ये लेके चलते हैं। अब जब ये करेंगे ना तो आपका ये सारे नंबर चेंज होंगे, तो ये नंबर भी चेंज होगा। फिर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो वो तो 15% पे ही होगा, तो कुछ फर्क पता चलेगा। अब इसको वापस लिखूंगा तो एक क्लैरिटी आएगी। लिखना तो पड़ेगा, देखो मुझे भी लिखना ही पड़ता है बार बार। मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है, ट्राई आप ही करोगे।
चलिए डेटा आपको दे रखा है, कैश फ्लोज आप जानते हो। देखो स्टेप्स तो सेम ही है, सिर्फ रेट चेंज हो रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट है। मैं समझा रहा हूँ, सॉल्व आप ही करना। ये जो चीज है इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, 189.56, कोई चेंज नहीं। ये जो कैश फ्लोज हैं, जब आप री इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 18%। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ना 20 वाला, जब ये इधर आएगा तो इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 18%। सेम ये 60 में भी वही चीज होगी, ये 80 में भी वही चीज होगी, ये 100 में भी वही होगा, और 120 तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो टर्मिनल वैल्यू जो आप निकालोगे तो एट 18% निकालोगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान दो, ये सब कुछ कैलकुलेट करके जो भी आपकी टर्मिनल वैल्यू आएगी लास्ट में जो डिस्काउंट करके इधर ही लाना है, इस पॉइंट पे लेके आना है। तो यहाँ से जब इसको डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आओगे तो कौन से रेट पे डिस्काउंट करोगे, 18 पे करोगे या 15 पे? 15, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 15 है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट रेट है। तो यहाँ पे आपका डिस्काउंटिंग रेट यूज होगा 15% पर एनम। नाउ दिस विल क्रिएट अ डिफरेंस, क्योंकि ब्याज मिला 18 पे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15, तो बीच में 3% बचा ना, तो आपकी जो ये वैल्यू आएगी ना वो 201.9 से समथिंग हायर आएगी। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे फिर आपको डिफरेंस में मिलेगा एनपीवी, और वो एनपीवी 12.33 से गारंटीड ज्यादा ही होगा। बात समझ आ रही? अब ये कैलकुलेट आप खुद करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको करवाया और सारा सॉल्यूशन आपके पास है। देखो ट्राई करो। पहले क्या करेंगे, इन सबकी फ्यूचर वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए मुझे, ये टोटल चाहिए, ये नहीं पाता। स्टार्ट करो जी। फॉर्मूला कोई फ्यूचर वैल्यू वाला, P इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन, कंपाउंडिंग करना है। 18% पे कंपाउंडिंग होगा, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, वैसे करेंगे। फोर एट सिक्स पॉइंट सेवन फोर। बाकी सबका कुछ आंसर? हाँ कर लो, आराम से कर लो, टैली करो। 486.74 ये वैल्यू आ रही? हाँ आ गई। अब इसको लेके आना है यहाँ पे, तो इसको सीधा डिस्काउंट कर देंगे, डिवाइड बाई 1.15 रेस टू 6। 6 साल से डिस्काउंटिंग करना है, 15 15% से डिस्काउंटिंग होगा ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। टू 110.43 सबका आ रहा है क्या? 210.43 ऐसा कुछ प्रेजेंट वैल्यू, फिर एनपीवी आ जाएगा डिफरेंस निकाल के। ट्वेंटी 22 कुछ होगा, 20.87। आया 21 के अराउंड। देखो बन गया, एनपीवी बढ़ गया आपका,
क्यों बढ़ा? क्योंकि री इन्वेस्टमेंट पे आपको ब्याज ज्यादा मिला। अब कुछ फर्क पड़ा ना। मॉडिफाइड आईआरआर का मजा ही तब है जब री इन्वेस्टमेंट का रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अलग है। सेम ही रेट है तो कोई सेंस बनता नहीं है। एनपीवी है, ये आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला कैश इनफ्लोज का, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो का, दोनों का डिफरेंस लोगे तो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आईआरआर पे कैसे जाएंगे। अब एनपीवी आ चुका है पॉजिटिव। अब आपको चाहिए कि आपका मॉडिफाइड आईआरआर एक्चुअल में है कितना। तो कैसे गिनेंगे देख लेते हैं। लास्ट स्टेप पे फिर सम कंप्लीट है। मॉडिफाइड आईआरआर ही तो निकालना है, उसके लिए एनपीवी तक तो पहुंच गए। यहाँ तक तो समझ आया। अब देखो, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% माना है। अगर हमें आईआरआर चाहिए, मॉडिफाइड आईआरआर चाहिए, तो वी नो द रेट एट विच एनपीवी विल बी इक्वल टू 0 इज आईआरआर। वही स्टोरी है। तो हमें इसको डिस्काउंटिंग करके यहाँ पे लेके आना है, बट एट सम रेट वेयर एनपीवी इज इक्वल टू 0। तो वही होगा 486.74 डिवाइड बाई for 6 years should be equal to the initial investment, जो पिछली बार किया हुई सेम ही चीज होगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 486.74 डिवाइड बाई 189.56 इक्वल टू 1 प्लस एक्स परसेंटेज रेज टू 6। अब निकालना पड़ेगा सिक्स्थ रूट। सिक्स्थ रूट निकालने के लिए दो रास्ते मैंने आपको बताए, दोनों में से जो समझ आए। कैलसी वाला ट्राई करते हैं ना, वही स्टेप्स याद हो जाएंगे उस बार में। ये पहले डिवाइड करो, 486.74 डिवाइड बाई 2.56। सिक्स्थ रूट निकाल के देखते हैं 2.56 का। सिक्स्थ रूट निकलेगा क्योंकि यहाँ 6 साल है, मतलब 1/6 करते दोनों साइड। तो 2.56 का चाहिए सिक्स्थ रूट। तो पहले आप करोगे स्क्वायर रूट 10 टाइम्स, फिर आप करोगे -1, फिर आप करोगे डिवाइड बाई 6, फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू 10 बार। आंसर आ गया। ऐसे होगा, करो 1.17 उस पर आ रहा 2.565 आ रहा है ना। चलो 1.17 आ रहा है, ये 1 x इज इक्वल टू 17% आएगा। यही है आपका मॉडिफाइड आईआरआर। डायरेक्टली टैली हो गया क्योंकि वो तो एग्जैक्ट मैथ हो गया ना। 2.56 17% पे मिल गया। आगे पीछे होता तो देख लेते, यहाँ तो डायरेक्ट आ ही जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं। आ रहा है 17% आ रहा है। और वो इंटरपोलेशन मेथड आप करते तो आप ट्रायल एंड एरर करते, 16 लगा के देखते, 17 लगा के देखते, 18 लगा के देखते, फिर बीच में कहीं सेट होता, डिपेंड करता है। बट यहाँ से तो आपको डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा। वैसे कैलसी वाली ट्रिक है, 2-4 बार करोगे तो स्टेप्स याद हो जाएंगे। 2 ही स्टेप्स है, फिर तो रिवर्स ही जाना है, तो इतना टफ नहीं है। बोलो समझ आया? तो इस सम में थोड़ा मॉडिफाइड आईआरआर का कुछ मतलब बना। देखो आंसर में फर्क पड़ा ना, वो 16.2 था, ये 17 आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा, तभी ये सम में मजा आएगी। क्लियर, ये पता चल गया? कोई क्वेरी, कुछ कंफ्यूजन? तो यहाँ पे आपका मॉडिफाइड आईआरआर का टॉपिक कंप्लीट है। देखो अभी पार्ट्स में सब कुछ समझ आ गया होगा, अब घर जाके अकेले फिर से लेके बैठना पड़ेगा और ये सम फिर से एक बार खुद से इंडिविजुअली ट्राई करना पड़ेगा, ताकि स्टार्टिंग टू एंड पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ऐसे शुरू करना है और ऐसे जाना है। अभी आपको हर एक सेगमेंट समझ आया होगा, लेकिन पूरा सम दिमाग में बैठा के नहीं, उसके लिए एक बार घर जाके सॉल्व करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट ये चीज है, ये टाइमलाइन, कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा खर्चा है, यहाँ पे हमारी कमाई है। खर्चे को हम प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हैं, कमाई को हम पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड तक। इन्वेस्टमेंट के लिए रेट 18% है, तो आपको मिल रहा है टर्मिनल कैश फ्लो। फिर आप इसको वापस यहाँ पे लेके तो आओगे ही, क्योंकि एनपीवी तो निकालना ही है। अब जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो डिस्काउंटिंग में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है 15%। फिर डिस्काउंटिंग कभी री इन्वेस्टमेंट रेट पे थोड़ी होती है, वो तो इन्वेस्टमेंट का रेट है, ये कॉस्ट का रेट है। तो डिस्काउंटिंग तो हमेशा कॉस्ट पे होगी, वो कॉमन सेंस है। इसको डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आए, इससे कंपेयर किया, एनपीवी मिला, एनपीवी पॉजिटिव आया, मतलब हमने ज्यादा ही कमाया है। अब कितना कमाया है वो समझना है।
तो सेम प्रोसेस है, इसको डिस्काउंटिंग करके यहाँ पे लाना है, इसके बराबर करना है, बट रेट क्या है वो फाइंड आउट करना है। एनपीवी इक्वल टू 0 मान के सॉल्व किया तो आपका रेट आया 17%। सर मैंने 4 बार किया 1.16 लाख, मतलब 16% 4 बार किए। नहीं नहीं 16% से तो ज्यादा ही आएगा, 16.2 तो अपना पिछला आंसर था। मतलब -1 16.96 तो 17 ही हुआ ना, 0.96 कोई छोड़ने वाली चीज है क्या? सर इससे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि 15% प्रॉफिट हो रहा है। नहीं नहीं वो तो कॉस्ट है, मोस्ट हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, प्रॉफिट 15% नहीं है। डिस्काउंटिंग करने के लिए उसको 15% यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आज की वैल्यू पे आना है, तो ये तो अपना इंटरेस्ट कॉस्ट है, ब्याज लग रहा है। आया समझ में, क्लियर हुआ? बस तो यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट है। अब ये सम सेकंड वाला, पहला वाला मत करो, 15 और 18 वाला सम घर जाके वापस करो। रेट कुछ और ले लो, 15 और 16 ले लो, 15 और 20 ले लो तो भी चलेगा, लेकिन ये सम एक बार फिर से पूरा स्टार्टिंग टू एंड सॉल्व करो कि पहले क्या स्टेप करना है, ये वाला पोर्शन, दूसरा स्टेप ये वाला पोर्शन, तीसरा स्टेप ये वाला पोर्शन, फिर आएगा एनपीवी। एनपीवी आने के बाद आईआरआर, 4 स्टेप्स हो जाते हैं। तो एक बार पूरा सम आपको ध्यान हो जाए तो फिर सिमिलर पैटर्न में कुछ भी आएगा आपका बनेगा, और क्रैकर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये पास्ट क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा। वहाँ पे डेफिनेटली रेट अलग ही होंगे, तो जो दोनों रेट सेम है उसका कोई सेंस नहीं है। बात समझ आ गई, क्लियर है? चलो तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, बस इतना रखते हैं आज, काफी है। इनके फॉर्मूला कुछ मत देखना, कुछ काम का नहीं है। हाँ कर लो, आज तो स्कैनर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसमें।